अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज की सुबह का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट से और आज के व्लॉग में हाउसवाइफ्स के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। इस दफ़ा गुस्से में व्लॉग अपलोड करने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा चैनल तकरीबन मोनेटाइजेशन के करीब पहुंच गया और आखिर में गूगल एडसेंस वालों ने जो है वो मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई करने से इनकार कर दिया। कोई एरर आ रहा है बार बार कि यू हैव ट्राइड दिस नंबर सो मेनी टाइम्स, और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार इतनी मेहनत कर दी और आखिर में जब मोनेटाइजेशन का टाइम आया तो अब ये कह रहे हैं कि नंबर नहीं वेरीफाई कर रहे। दिल तो कर रहा था गुस्से में व्लॉग अपलोड ही नहीं करूं, बल्कि एक टाइम तो दिल किया कि चैनल ही डिलीट कर दूं, लेकिन बस आप लोगों की मोहब्बत में मैंने कहा कि नहीं, चलो व्लॉग्स अपने अपलोड करते रहने चाहिए क्योंकि ये काम मैं शायद इतना पैसों के लिए नहीं कर रही जितना अपने शौक के लिए कर रही हूँ। और अब मेरी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली बन गई है तो आप लोगों के साथ आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, फिर और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ये व्लॉग मैं बगैर किसी लालच के अपलोड कर रही हूँ। एनीवेज़ आज की सुबह का स्टार्ट मैं ले रही हूँ बच्चों का नाश्ता बनाने से, और बच्चों के लिए मैं मोस्टली एक दिन फ्रेंच टोस्ट का रखती हूँ और एक दिन मैं इनको पराठा और हाफ़ फ्राई बना के देती हूँ। तो इस तरह से अंडा मैं तकरीबन रोज़ ही इंक्लूड करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर देती हूँ। पहले और भी डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करती थी, लेकिन आजकल मेरे बच्चों को यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आई हुई हैं और फिर खा भी लेते हैं सुकून से बगैर नखरे की। और फिर वही बात है कि न्यूट्रिशनल डिमांड जब तक पूरी होती रहती है तब तक मैं भी रिलैक्स रहती हूँ। पहले मेरे हेल्पर वगैरह भी फ्रेंच टोस्ट बच्चों को नाश्ते में बना दिया करते थे, लेकिन फिर मैंने नोट किया है कि जहाँ मैं जब बनाती हूँ तो मैं उनको कम घी में और प्रॉपर हेल्दी करके चीनी कम रख के और प्रॉपर 2 एग्स डाल के देसी वाले, और फिर अच्छा सा उनको बना के देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि उसमें क्या इंक्लूडेड है। तो बच्चों को स्पेशली आप जो भी नाश्ता वगैरह है वो अपने हाथ से ही बना के दो, यही मैं आप लोगों को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक कैट रखी हुई थी जिससे हम बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह प्यार करते थे। तो बीच में जब मेरा फर्स्ट बेबी पैदा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे थी, तो पीछे से जो मेरे हेल्पर हैं उन्होंने उसको खाना वगैरह दिया, तो पता चला मैं उसका खाना वगैरह जो भी डाइट होती थी वो घर में ही प्रिपेयर करती थी। तो उसी तरह मैंने उनको समझाया कि आपने प्रिपेयर करना है चिकन बॉयल आलू वगैरह डाल के। तो वो क्या करते थे कि वो उस खाने को जो है वो उन्होंने फ्रिज में रख के पता नहीं कितने दिन उसको चलाया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रिज में रखो तो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं आधा फ्रीज़ करती थी आधा फ्रिज में रखती थी, लेकिन मैं क्योंकि देख नहीं पा रही थी तो वो फ्रिज में रख के उसको देते थे। उसमें से स्मेल आती थी उस खाने से, लेकिन जो है वो उसको दे रहे थे मुस्तकिल। बाद में मैं एक दफ़ा कभी गई हूँ किचन में तो मैंने नोट किया है कि उस खाने में से तो बहुत स्मेल आ रही थी जब वो कैट को खिला रहे थे। तो वो तो उन्होंने नोट नहीं किया खैर उनकी, तो मैंने इस बात पे काफ़ी क्लास ली और आखिर में नतीजा ये हुआ कि वो क्योंकि पर्शियन कैट थी और उनके स्टमक्स तो काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उसका पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि काफ़ी उसका इलाज करवाया, लेकिन आखिर में जो है वो अल्लाह को ही प्यारा हो गया। तो देखिए ना कितना आप जो है ना वो किसी पे अगर ट्रस्ट कर लो स्पेशली खाने पीने के मामले में तो उसका कितना नुकसान हो जाता है। तो उसके बाद से मैंने कभी अपने किचन के मामलात हेल्पर्स पर नहीं छोड़े और हर चीज़ में मैं ख़ुद इन्वॉल्व होती हूँ। खैर ये एक सैड स्टोरी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि कभी भी अपने हेल्पर्स पे किसी चीज़ को भी लेके ट्रस्ट ना करें, लेकिन खाने को लेकर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। तो यहाँ पर बस अपने बच्चों के साथ मैं सुबह सुबह का टाइम काफ़ी इंजॉय करती हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम खुद अपनी आंखों के सामने उन्हें बिठा के खिला भी रही होती हूँ। फ्रेंच टोस्ट तो चलें इनको पसंद है तो ये शौक़ से खा लेते हैं, और साथ साथ मैं अपना मिल्क ले लेती हूँ उस टाइम पे जब बच्चे नाश्ता कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सुकून से बैठ के या तो पराठा हाफ़ फ्राई खा लेती हूँ या इस तरह से। आजकल मेरा नाश्ता थोड़ा हैवी रहता है क्योंकि अगर नाश्ता मैं बिल्कुल लाइट सा कर लूँ तो हर थोड़ी देर में फिर मुझे भूख भी लग रही होती है और फिर मेरे अंदर कोई और काम करने की हिम्मत भी नहीं रहती। तो नाश्ते के बाद जो भी हमारे लेफ़्ट ओवर्स होते हैं नाश्ते के वो फिर मैं पेट्स को डाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो भी लेफ़्ट ओवर हूँ उनको उसी के उसी वक्त जो है वो मैं सॉर्ट आउट करूँ। जो फ्रिज या फ्रीज़र में रखने वाले हैं जिनको दोबारा यूज़ करना है वो उसी टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि अगर लेफ़्ट ओवर्स को थोड़ी देर बाहर छोड़ दो या फ्रिज में रख के भूल जाओ तो फिर ये कि बहुत मैस होता है, गंद भी बहुत ज़्यादा मचता है। बाद में वो पेट्स को खिलाने के भी काबिल नहीं रहते, आपके खाने के भी काबिल नहीं रहते। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी पराठा ब्रेड या कोई भी चीज़ जो भी नाश्ते की बची हुई होती है तो वो सब मेरी जो चिकन्स हैं वो भी बहुत शौक़ से खा लेती हैं, रैबिट्स भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, यानी अभी जो है ना वो बहार वाली फीलिंग आने लग गई है। धूप बहुत तेज़ निकल रही है और सुबह नाश्ते के बाद मैं ज़रूर थोड़ी देर धूप में बैठ के विटामिन डी भी ले रही होती हूँ और इन्जॉय कर रही होती हूँ मौसम को।
हम हाउसवाइफ्स हैं ना, हम कभी भी सुकून से बैठ नहीं सकते। थोड़ी देर बैठो तो कोई ना कोई काम याद आ जाता है। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये चेयर्स नज़र आई थी जिनके ऊपर जो भी बाहर पड़ी होती है ना, तो बर्ड्स वगैरह बीट कर देते हैं। तो वो मुझे कहीं नज़र आ गई तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कि इसको तो मुझे फ़ौरी तौर पर क्लीन करना है। तो बस मैंने सर्फ वाला पानी बनाया, उसमें सिरका बेकिंग सोडा डाला है साथ, और उसके अंदर कपड़ा डिप करके मैंने कहा है कि इनको पहले मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। और इस तरह से आप अपने सोफ़े वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। कभी कभी तो आप उनको पाइप लगा के अच्छी तरह ब्रश से वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना इस वक्त करने का मेरा मूड था अभी और ना इतनी हिम्मत थी। तो मैंने कहा था कि इनको मैं इसी तरह कपड़ा पानी में भिगो के और अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लूँगी, फिर धूप में रख दूँगी तो ये उसी के उसी टाइम फिर ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है। प्रेगनेंसी में ना, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हर बात पर आपका सांस इतना ज़्यादा फूल रहा होता है। और जो ख़वातीन इस एक्सपीरियंस से गुजर रही होंगी या गुजर चुकी होंगी वो रिलेट कर सकती हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग जो है वो हाई हुई हुई होती है। खैर, बाकी कामों से फ्री होने के बाद मैंने कहा कि आज अपना स्किन केयर कर लूँ। वैसे स्किन केयर मैं हमेशा सुबह उठते के साथ ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने बाकी नाश्ता वाश्ता और बाकी चीज़ें निपटा के तो उसके बाद फिर मैं अपने स्किन केयर की तरफ आई हूँ। अपनी हर वीलॉग में तकरीबन मैं हाउसवाइफ्स को मोटिवेट कर रही होती हूँ कि आप लोग अपना स्किन केयर ज़रूर किया करें। आपकी अपनी ज़ात बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। इससे ना सिर्फ आप जो है वो हस्बैंड को अट्रैक्टिव लगते हो, अपने बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हो, बल्कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। जब आपकी स्किन अच्छी होने लगती है, जब आपका ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा होने लगता है, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो। सन ब्लॉक जो है वो मेरे स्किन केयर रूटीन में मस्ट होता है, और इसको मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी एरियाज़ मेरा फेस हो गया या मेरे हैंड्स हो गए जो कि सन से एक्सपोज होते हैं, उन पे मैं सन ब्लॉक लाजमी लगाऊं। सुबह सुबह के टाइम पे ही मैं लगा लेती हूँ एक दफ़ा, और दोपहर में फिर एक दफ़ा टाइम मिले तो फिर मैं उसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही अपना क्विक और झटपट वाला नो मेकअप लुक शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं रूटीन में ही कर रही होती हूँ। और उसमें मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती। फाउंडेशन तो मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल ना पसंद है, और वो बहुत जो है ना वो आपकी स्किन को बिल्कुल आपके पोर्स वगैरह कवर कर लेती है, वैसे भी अच्छी नहीं है आपकी स्किन के लिए। तो मैं मैक का जो फेस पाउडर है, फाउंडेशन प्लस पाउडर है, वो यूज़ करती हूँ। NC40 इसका नंबर है। पिछले 3-4 महीने से मैं इसको चला रही हूँ और मेरा काफ़ी चल जाता है। और ये ब्लशन है मेरे पास, उसके साथ ये एक छोटा सा आई शेडो पैलेट है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं रखी हुई मैंने, थोड़ी रखी है लेकिन अच्छी क्वालिटी की रखी है। और उसमें ये बिल्कुल न्यूड सा जो शेड है ना, वो मैं अपनी आईज़ पे लगाती हूँ। अगर आपने अपना एवरीडे मेकअप लुक रखना है ना, तो आपने बिल्कुल कोई न्यूड सा शेड अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई करना है। और इस तरह से आई पेंसिल को अगर अपनी आँखों के इनर कॉर्नर्स पे लगा लेंगे ना, तो आँखें फिर बड़ी बड़ी भी लगती हैं और सोई नहीं लगती, बिल्कुल फ्रेश लगती हैं। फ़ौरी तौर पर अगर किसी के पास जाना है, फ़ौरी तौर पर कोई गेस्ट आ गए हैं, फ़ौरन से रेडी होने वाला अगर काम करना है, तो ये नो मेकअप लुक आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप के हक़ में वैसे भी नहीं होती, और मुझ पे इतना ज़्यादा मेकअप सूट भी नहीं करता, तो मैं बिल्कुल लाइट सा मेकअप जो है वो प्रेफर करती हूँ। आँखों के नीचे हमेशा किसी डार्क ब्राउन कलर से थोड़ा सा आई शेड इस तरह कर लिया करें, तो इससे भी आँखें बहुत खुली हुई लगती हैं, बड़ी लगती हैं, फ्रेश लगती हैं। और मस्कारा हर रोज़ तो मैं नहीं लगाती, लेकिन आज ऐसे ही मेरा मूड हो रहा था तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए मस्कारा भी साथ लगा लूँ। तो ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का मेरे पास मस्कारा रखा हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। ये भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो सूख ही चुका है, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसकी जान जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे यकीन हो जाएगा कि बस अब ये जो है ना वो इसके अंदर बिल्कुल ब्लैक ख़त्म हो गया है। और ये मेरा टिंट है, टिंट मुझे बहुत पसंद है, और टिंट बिल्कुल ही गेम चेंज कर देता है आपका जो ओवरऑल लुक है उसकी। मैं कोई और चीज़ लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मैं टिंट अपनी एवरीडे रूटीन में ज़रूर लगाती हूँ, नोज़ पे, लिप्स पे, कभी कभी चीक्स पे। तो ये काफ़ी आपको रिफ़्रेशिंग लुक देता है। और यहाँ पर हमारा नो मेकअप लुक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, मुझसे मेरे पहले वीलॉग्स वगैरह में भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैं अपना हेयर कट कहाँ से करवाती हूँ और मेरा कौन सा हेयर कट हुआ हुआ है। तो मैंने पिछले 1.5-2 साल से कोई भी हेयर कट नहीं लिया, और मैं खुद ही अपने बाल जो है वो घर में ही कट कर रही होती हूँ। किस तरह कट करती हूँ वो बहुत बेसिक से टिप्स जो है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे बाल जो हैं उनकी नोकें वगैरह मुझे लग रहा था काफ़ी बढ़ गई हैं, तो मैंने कहा मैं उनको ट्रिम करूँगी और जिस दिन करूँगी आपसे भी शेयर कर लूँगी। मैं जो है ना वो अपने बालों की दोनों तरफ से पार्टीशंस कर लेती हूँ, पोनी बैंड्स लगा के, 3 पार्ट एक साइड से, 3 पार्ट दूसरी साइड से, और बीच की मांग निकाल के।
उसके बाद जो सबसे बड़ी वाली लेयर है ना, इतनी बड़ी होती है, इतनी मोटी वो होती है, इसको मैं सिर्फ ट्रिम करती हूँ सीधा सीधा, इसको मैं आर्च शेप में नहीं काटती। लेकिन इसकी जो बाद वाली लेयर्स मैं लेती हूँ ना, वो भी तकरीबन इतनी इतनी ही मैं लेती हूँ, उनको मैं थोड़ा सा आर्च करके काटती हूँ। बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और इस तरह से देखें, मैं इनको आर्च करके फिंगर्स की मदद से और ऐसे ऐसे साथ साथ कट कर लेती हूँ। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर सेंटर वाली पार्टीशन हुई हुई हो और तीन तरफ से आपने इस तरह पोनी बैंड से अपनी पोनियाँ बनाई हुई हों, तो आपकी जो तीनों पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों दोनों तरफ से। और कभी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि छोटे बड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी राइट वाली लेयर को और लेफ़्ट वाली लेयर को दोनों को दरमियान से पकड़ के और मैच करके देख लें कि छोटे बड़े तो नहीं हो रहे। और फिर जो जितनी लेंथ आपने एक लेयर की रखी है, उतनी ही लेंथ आपने सेकंड वाली लेयर की भी रखनी है। और इस तरह से थोड़े थोड़े से लेयर्स आप जो है वो अपने बालों को देते जाएं। अगर आपने पार्लर वगैरह से भी हेयर कट करवाना है, तो उनको भी समझाने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आपने उनको सिर्फ ये गाइड करना है कि उन्होंने आपकी लेंथ बिल्कुल नहीं छेड़नी। पार्लर से मेरा हेयर कट ना करवाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो लेंथ जो है ना वो बिल्कुल ही गायब कर देती हैं और कहती हैं कि बाल रफ़ हो गए हैं या ये हो गया है वो हो गया है। तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करती उनके ऊपर और ख़ुद ही मैं कट कर लेती हूँ। और लेंथ आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़वानी। और उसके बाद आपने उन्हें यही गाइड करना है कि बस अब आपने बाकी बालों में मेरे लेयर्स देते रहने। फ्रंट जो है वो आपका बिल्कुल गेम चेंज कर देता है फेस की और ओवरऑल लुक की। तो फ्रंट को आपने इस तरह से सेंटर से पकड़ के और जितना भी आपने इसकी लेंथ रखनी है, मैं प्रेफर करती हूँ कि चिन तक ही मेरी लेंथ हो, तो स्ट्रेट मैं चिन तक काटती हूँ। और ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने बहुत ही प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से सीखी थी कि बालों को इस तरह से बिल्कुल मोड़ के और थोड़ा सा आपने कैंची से स्ट्रक्चर देना होता है। तो ये सिर्फ उस वक्त करें जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो। मेरे अंदर है, क्योंकि मैं काफ़ी कट कर चुकी हूँ अपने बाल। तो मैं जो है ना वो इस तरह से अपना फ्रंट हेयर का रखती हूँ। अगर आप नोज़ तक अपनी लेंथ अच्छी रखना चाहते हैं तो नोज़ तक भी कट कर सकते हैं। और ये जो है ना देखें, फुल मेरा जो है वो लेयर्स कटिंग वाला लुक आ गया। लॉन्ग लेयर्स इसे कहते हैं, मतलब मैंने बिल्कुल फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट लेयर किया है और बैक से और इस तरह से मैंने लॉन्ग लेयर वाला लुक रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सैलून जाने की और इस तरह से ज़रूरत होती है। घर में ही मैं अपना अच्छा सा हेयर कट कर लेती हूँ और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड होती हूँ। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा हेयर कट जो है वो लर्न कर लिया होगा कि मैं किस तरह से करती हूँ। और अभी भी अगर आपने लर्न नहीं किया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और ज़्यादा डिटेल इसकी वीडियो फिर बना लूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगी। तो खैर, हेयर कट वगैरह के बाद और स्किन केयर के बाद थोड़ा सा टाइम होता है बच्चों के साथ प्ले टाइम इन्जॉय करने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी बिज़ी रूटीन हो, लेकिन मैं बच्चों को ज़रूर टाइम देती हूँ। बच्चों के साथ जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं एंजॉय करती हूँ, उसमें मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट करती हूँ। उसके बाद जी मेरा वार्डरोब जो भी मैंने पहना हुआ था उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आया हुआ था, कहीं कहीं से उसकी सिलाइयाँ निकल रही थी। तो मुझे ये रेडीमेड कपड़े ना, इसलिए आजकल मैं इंतहाई अगेंस्ट हूँ रेडीमेड कपड़ों की ना, क्योंकि उनकी स्टिचिंग अक्सर जो है वो मेरी निकल ही आती है। तो शुक्र है कि मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग मेरी मामा ने सिखा दी थी किसी ज़माने में, तो वो मुझे काम आती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं अपनी मशीन को खोल के गई थी तो पीछे से मेरे बच्चों ने उसमें कोई शरारत की थी और ख़ाली मशीन या तो इन्होंने चलाई है, इन्होंने कोई और हरकत की है। तो शुरू में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा कि इसमें धागे बार बार फंस रहे थे और स्टिचिंग सही से हो नहीं रही थी। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करना चाह रही थी, रिकॉर्ड पे मैंने लगाई है, तो मैंने आधा घंटा तो उसको ठीक करने में लगा दिया। और उसके बाद फाइनली वो जो है वो ठीक तरह से स्टिच कर रहा था। इस तरह से हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो आधी मैकेनिक भी बन चुकी होती हैं, आधी हम टेक्नीशियंस भी बन चुकी होती हैं, आधी हम कारपेंटर्स भी बन चुकी होती हैं, शेफ़ तो हम होते ही होते हैं। तो हम जो हाउसवाइफ्स हैं अकेले, स्पेशली जो लोग रह रहे होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं प्रोवाइडेड होती, वो उनके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं। मुझे भी सब कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे ज़रूरत होती है, मतलब मजबूरी का नाम शुक्रिया, जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर आपको पता होता है वो काम आपका कोई और नहीं करेगा, तो फिर आप ही को करना पड़ता है। फिर अपने स्टिचिंग वाले मसले हल करने के बाद मैंने नोट किया कि जो वो मेरा कमरा है जहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही थी, वहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे वो भी मेरे बच्चों ने पीछे जो वो जंग जो कर रहे थे, जो वो लगे हुए थे, आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो पीछे मेरे बच्चों ने जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिए थे। तो लॉन्ड्री अनफोल्ड करने वाली रह गई थी, पहले भी काफ़ी सारी जो हुई हुई थी वो भी इन्होंने खोल खाल के जो इधर उधर फेंक दिए थे कपड़े। तो फिर इस तरह से अगर मैं उनको छोड़ देती तो फिर वो इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं, टाइम से मिलते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं आज ही जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे जल्दी से करके रखूँ।
स्पेशली मेरी लॉन्ड्री की तो चलो खैर है, लेकिन जो बच्चों के कपड़े हैं ना, उनको अगर समेट के ना रखो ना तो फिर उनके टाइमली फिर ट्राउज़र्स और शर्ट्स वगैरह बिल्कुल गायब हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेमोरी लॉस भी आपका हुआ होता है, कि आप जो है वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो। तो मुझे मेरे कपड़ों के बच्चों के कपड़े जो है वो भूले हुए होते हैं। मैं इसीलिए टाइमली उनको रख देती हूँ जगहों पे, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा इनके तो वो वाले भी कपड़े थे और वो वाले भी कपड़े थे। मेरा इस टाइम बहुत मेमोरी लॉस हुआ है। आई होप आगे जाके ठीक हो जाए। और यहाँ पर जो भी जैकेट्स वगैरह होते हैं और जो फुल सूट्स होते हैं बच्चों के बाहर पहनने वाले, उनको मैं हैंग कर देती हूँ, क्योंकि वो फ़ौरन उनकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाना हो इस तरह से प्रिपेयर करके रखती हूँ। और जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनको फिर फोल्ड करके रख देती हूँ। यही मेरे दिन भर की एक्टिविटी थी आफ्टरनून तक। इसके बाद बस बच्चों को लंच करवा दिया था, और यही वो जो थोड़ा बहुत प्ले टाइम बच्चों के साथ एंजॉय करी थी, उसके मोमेंट्स मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मुझे वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्या चीज़ आपको पसंद आती है, क्या नहीं पसंद आती, क्या और मज़ीद देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट्स भी करूँगी। और रमज़ान से रिलेटेड भी बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। काफ़ी सारे प्लान्स, काफ़ी सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं, और बच्चों की रूटीन के हवाले से, बच्चों की हाइजीन के हवाले से, उनकी सफाई के हवाले से, और उनके साथ किस तरह से खाने पीने के मामलात रहते हैं, वीडियोज़ वगैरह जल्दी अपलोड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।